विद्यार्थियों, आपका द इकोनॉमी का आईएएस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अभी हाल ही में यानी कल 5 जून 2026 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति कमेटी ने मौद्रिक नीति की घोषणा की। उसी के संदर्भ में मैंने सोचा थोड़ा हिंदी माध्यम में भी आपका जो समसामयिक अर्थव्यवस्था है उस पर आपसे चर्चा की जाए। और ये जो मेरा डिस्कशन का बेस है, स्टडी का आधार है द हिंदू न्यूज़पेपर। वहां से मैंने कुछ चीजें पढ़ी और सोचा, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का एक टीचर होने के नाते इकोनॉमिक्स की थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों की मुझे थोड़ा नॉलेज है। उसी के बेस पे, और मेरा अनुभव भी लगभग 26 साल हो गया यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाते हुए, कि इस चीज को एनालाइज किया जाए। आप जानते हैं भारत के जो आरबीआई के गवर्नर हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हमारे जो गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, इन्होंने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में डिस्कशन के साथ साथ ये भी स्पष्ट किया कि 2026-27 की जो आरबीआई की प्रिडिक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट है, संभावित समृद्धि दर है, जो पहले इन्होंने अनुमान किया था 6.9 के स्थान पर 6.6 रहने का अनुमान जारी किया। इनका यह अनुमान है कि 2026-27 में भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर 6.6% रहेगी। और ये अनुमान लगाते हुए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का प्राइस $95 पर बैरल होगा। इसके आधार पर इन्होंने ये भी प्रेडिक्शन लगाया कि इस वर्ष में उपभोक्ता कीमत सूचकांकों के आधार पर यानी सीपीआई के आधार पर मुद्रास्फीति की दर 5.1% रहने का अनुमान जारी किया आरबीआई के गवर्नर साहब। और उन्होंने ये बताया कि ये जो मुद्रास्फीति की दर है पहले के साल 2025-26 की तुलना में 50 बेस पॉइंट अधिक है। 50 बेस पॉइंट ये मुद्रास्फीति अधिक है। इसके बाद उन्होंने जो अपनी मौद्रिक नीति की घोषणा करी, मैं आपको समझाऊंगा, लिंक करूंगा कि जीडीपी की ग्रोथ रेट से इस मॉनेटरी पॉलिसी का क्या लिंक है और किस वजह से उन्होंने अपनी मौद्रिक नीति के चरों को बदला नहीं। तो थोड़ा सा उस पर हम दृष्टिपात करेंगे, ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी। जो बच्चे हमारे 2027 का प्री देंगे या 2026 का मेंस लिखेंगे 1 अगस्त से, उनके लिए भी ये डाटा बड़ा महत्वपूर्ण है, वो भी इन्हें अपने ब्रेन में रखें। और हाल ही में आपको ये भी पता होगा 5 जून 2026 के द हिंदू न्यूज़पेपर में भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा भी भारतीय समृद्धि दर के कुछ डाटा जारी किए गए, उनकी भी मैं यही चर्चा कर लूं, ताकि मैं मौद्रिक कीमत प्राइस पॉलिसी, जो मॉनेटरी प्राइस पॉलिसी कमेटी है, उसकी रिकमेंडेशंस क्या रही मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में लिंक कर सकूं, आपको समझा सकूं। अभी जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने ये बताया कि 2025-26 के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर 7.7% रही। इस वर्ष के क्वार्टर 4 में ये वृद्धि दर 7.8% थी। यानी विश्व में तो मंदी आई हुई, विश्व में तो युद्ध चल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चे पेट्रोल की कीमत $70 पर बैरल थी, उससे तुरंत उठ के वो कितना चला गया, $105, $115 पर बैरल। इतना ज्यादा $125 पर बैरल तक का उसका फ्लक्चुएशंस, कितना तेजी से डॉलर की कीमत बढ़ी और बाहर पेट्रोल की कीमत बढ़ी, क्रूड पेट्रोल की, और उसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर इतना अधिक रहना अपने आप में एक उत्साहवर्धक फंडामेंटल फैक्टर है। ऐसा क्यों रहा? इस वित्तीय वर्ष में
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट 10.7% सबसे ज्यादा रही। अगर कृषि क्षेत्र की ग्रोथ रेट की बात करें तो 3.5% रही, जबकि पिछले साल यानी 2024-25 में कृषि क्षेत्र की समृद्धि दर 4.2% थी। 2025-26 में कृषि और संबंधित क्षेत्र की समृद्धि दर 3.5% रही। मैन्युफैक्चरिंग की समृद्धि दर सबसे ज्यादा रही, जबकि क्वार्टर 4 में मैन्युफैक्चरिंग की समृद्धि दर 7.1% रही, यानी बहुत कम रही। उसके बावजूद भी ऑल ओवर फाइनेंशियल ईयर ये बहुत अच्छी रही और इस वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था 7.7% की वृद्धि से वृद्धि करी। अगर 2025 का ग्रोथ रेट देखें तो 7.1% रहा 2024-25। अब आप सोच रहे होंगे मैं इतने सारे डाटाओं को कैसे एनालाइज कर रहा हूं, आपको इसमें समझना क्या है। समझने वाला मुद्दा यह है, जबकि विश्व की बड़े से बड़ी अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ाती रही, लेकिन भारत की समृद्धि दर 7.7% पे बने रहना और उसी के संदर्भ में लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी घोषणा करना अपने आप में दो महत्वपूर्ण विषय हैं जो अब आपको उनके लिंकेज इफेक्ट को समझना चाहिए। आखिर भारत सरकार ऐसे कौन सी नीति अपना के देश की स्थिति को मजबूत बनाए हुए सारे फंडामेंटल मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स अगर आप देखोगे, विदेशी विनिमय भंडार आज की तारीख में लगभग $680 बिलियन, 650, 55, 80 इसके बीच में वेरी करता रहा। विदेशी पूंजी निवेश, चाहे वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो या प्रत्यक्ष निवेश हो, तेजी से भारत में बढ़ा। मुद्रास्फीति की दर जो हमने एक लिमिट बनाई हुई है 3 से 5% के बीच, उसके बीच में ही रही, उससे ज्यादा नहीं बढ़ी। 2025-26 के वित्तीय वर्ष में वो 5% से कम मुद्रास्फीति की दर बनी रहना, ये इस बात का संकेत था कि भारत सरकार की उठाई गई नीति या लागू की गई नीतियां जो पिछले वर्षों से 2014 से चली आ रही, चाहे वो आधारभूत संरचना के विकास की बात हो, कृषि के विकास की बात हो, स्टार्टअप बिजनेस की बात हो, मौद्रिक क्षेत्र में सुधार की बात हो, राजकोषीय क्षेत्र में सुधार की बात हो, वो सभी फंडामेंटल वेरिएबल्स आज हमारी इकोनॉमी को विश्व की सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में देख रही है। और आज आपने व्लादिमीर पुतिन साहब का, जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उनका स्टेटमेंट भी सुना होगा जो उन्होंने कल दिया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कठिन परिश्रम के परिणाम स्वरूप आज भी भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक समस्याओं के बावजूद, इतना ट्रैवलिंग सप्लाई चेन में इतना बड़ा डिस्टरबेंस, तेल की आपूर्ति में इतनी बड़ी बाधाएं होने के बावजूद भी तेजी से उभर रही है। और वो विश्व के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना, अपने व्यापार का विविधीकरण करना, अपने व्यापार की दिशा को परिवर्तित कर देना, उन सब कारणों का परिणाम। और 2000, जैसा कि संजय मल्होत्रा जी का स्टेटमेंट है कि 2026-27 में भी भारत की अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर 6.6% बने रहने की संभावना है। ये हमारा जीडीपी की ग्रोथ रेट है। पहले की तुलना में 0.3% प्रेडिक्शन से कम है, जो 6.9% था। और मुद्रास्फीति की दर भी लोअर लिमिट 5.1% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे अनुमानित की गई, जिसका आधार था $95 पर बैरल अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमतों का बना रहना, यह अनुमान लगाया गया उसके आधार पर। अब मौद्रिक नीति पे, जैसा कि मैंने फंडामेंटल्स की बात करी, कृषि की बात करी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करी, साथ साथ आपको सेवा क्षेत्र की ग्रोथ रेट भी अच्छी रही। इसमें कौन से कारण रहे कि ग्रोथ रेट जहां 2025-26 में, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कितना रहा 7.7, इसे बढ़ाने में दो फैक्टर आप देखोगे, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इफेक्टिव कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ग्रोथ रेट, निजी प्रभावी उपभोग व्यय समृद्धि दर इस वित्तीय वर्ष में 7.7% बनी रही, जबकि निवेश के कारण पूंजी परिसंपत्तियों के निर्माण की दर 8.1% बनी रही। एक तरफ पूंजी निर्माण की दर भी ज्यादा है, उपभोग का स्तर भी ज्यादा है,
यानी दोनों जो मिला के बनाते हैं समग्र मांग। स्टूडेंट्स, आपको यही बिंदु समझने वाला है कि ये समग्र मांग अगर ज्यादा है तो अर्थव्यवस्था के अंदर तीव्र समृद्धि क्यों होती है। ये जो हमारे निवेश है, बचत है, वास्तव में समग्र पूर्ति का निर्माण करेगी। अगर आप एक डायग्राम से समझोगे, ये एग्रीगेट सप्लाई है, ये एग्रीगेट डिमांड है, और अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ी है 7 पॉइंट कितना, अगर दोनों को जोड़ लो तो लगभग 15.8% के लगभग एग्रीगेट डिमांड का जो बढ़ना हुआ, इसकी वजह से ग्रोथ रेट में जो वृद्धि हुई, ये जो आप देख रहे हो थोड़ी सी वृद्धि दर 7.7% के लगभग आपको दिखाई देगी। ग्रोथ रेट है हमारी जीडीपी के अंदर। इतना जो बढ़ोतरी हो रही है, ये एक बढ़िया साइन था। इसी वजह से आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी के नॉर्म्स हैं उसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया है, वो यथावत रखे हैं। यानी जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तरलता समायोजन सुविधा, इसके अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2 नीतियों की घोषणा करता है। रेपो रेट, रेपो दर जिसे आप बोलते हो, एंड रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, यानी रिवर्स रेपो दर। इस दर को उन्होंने यथास्थिर 5.25% पर स्थिर रखा। इसका क्या मतलब है? हमारे वाणिज्य बैंक केंद्रीय बैंक से ऋण लेते हैं, और ऋण लेते समय ये पॉइंट आपको समझना चाहिए, जब भी हमारा कोई भी कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से ऋण लेगा, ये सपोज कॉमर्शियल बैंक एसबी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ले लेता हूं, इसने सपोज 100 करोड़ का ऋण लिया। ऐसी स्थिति में इसे आरबीआई के पास 105.25 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति जमा करनी पड़ेगी। यानी 100 करोड़ पर उसने जो ब्याज लिया वो 5.25% का था। जो आरबीआई ने लिया उसे हम रेपो दर कहते हैं, और रेपो दर के आधार पर कोई भी वाणिज्य बैंक केंद्रीय बैंक से अल्पकाल के लिए ऋण ले सकता है। बहुत दीर्घकाल के लिए तो लेगा, बैंक दर पर लेगा, अल्पकाल के लिए ऋण लेगा। इसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कोई परिवर्तन नहीं किया, और परिवर्तन ना करने के पीछे तर्क और समृद्धि दर से इसका संबंध अगर आपको समझना है तो तर्क ये था कि हमारी जो मुद्रास्फीति की संभावित दर 2026-27 में रहेगी वो 5.1% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर रहेगी, जो हमने सीमाएं निर्धारित करी थी 3 से 5%, वो अपर लिमिट में है। और यदि वो इस दर को बढ़ाते, इसका नेगेटिव इफेक्ट जाता उपभोग पर और निवेश पर, दोनों पर जाता। यानी लोगों का जो मैंने अभी आपको बताया इफेक्टिव प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये भी कम हो सकता था, और जो आपका निवेश की दर है ये भी कम हो सकती थी अगर एग्रीगेट डिमांड घटती। तो जैसा कि आरबीआई ने कहा कि भाई ग्रोथ रेट पहले से 0.3% कम होती है और कम हो जाती है, यानी ग्रोथ रेट को विदाउट कंप्रोमाइज करे आरबीआई ने अपनी रेपो रेट को यथास्थिर बनाए रखा। यानी इसका ये भी मतलब है इन फ्यूचर हमारे देश की जो उपभोग बढ़ने की प्रवृत्ति है, निवेश होने की प्रवृत्ति है, वो यथास्थिर बनी रहे। यही आगे बढ़ने से पहले यही मैं एक और एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा ताकि आप और बेहतर रूप से आर्थिक घटनाओं को समझ सकें और आर्थिक चरों के महत्व को समझ सकें। उस विश्लेषण से पहले मैं थोड़ा सा और बता दूं, जैसा कि मैंने कहा रेपो रेट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो 5.25% पे बनी हुई है। इतना 5.25%। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट को यथास्थिर बनाए रखा गया है 5%। और ये भी याद रखिए कि ये जो विशेष जमा सुविधा दर है
रेपो रेट से 0.25% कम होती है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट अति अल्पकाल के लिए यदि वाणिज्य बैंक आरबीआई से ऋण लेंगे, उस पर जो ब्याज दर वो देंगे उसे हम बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। और ये कितना रहेगा? ये रहेगा 5.5%, यानी इसकी तुलना में ये 0.25% अधिक होगा, ताकि बहुत अल्पकाल के लिए ऋण की प्रवृत्तियों को नियंत्रित रखे, मध्यकालीन ऋण की प्रवृत्तियों को बढ़ावा देकर निवेश और उपभोग को लगातार बनाए रखना। अगर देश के अंदर ड्यूरेबल कमोडिटीज की डिमांड लगातार बनी रहेगी तो निश्चित रूप से हमारे एंटरप्राइजेज उद्योगपति ज्यादा से ज्यादा निवेश करते रहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट ज्यादा बनी रहेगी, रोजगार के अवसर ज्यादा होंगे, देश की समृद्धि दर अधिक रहेगी। ये इसका एक लिंकेज इफेक्ट आपको दिखाई देगा, यानी इसमें किसी भी प्रकार का क्राउडिंग आउट इफेक्ट नहीं होगा। अब आप यूपीएससी सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी 2026 में भी क्वेश्चन आया कि क्राउडिंग आउट क्राउडिंग इन इफेक्ट को आपको समझना चाहिए, और मैं यहीं से आपको लिंक करके बताता हूं कि आखिर ये क्राउडिंग आउट क्राउडिंग इन इफेक्ट क्या होता है। तब आप मॉनेटरी पॉलिसी के वास्तविक जिस्ट और मॉनेटरी एंड राजकोषीय नीति के पारस्परिक रिलेशन जो होता है उसे समझने में समर्थ होंगे। देखो, क्राउडिंग आउट का क्या मतलब होता है। सपोज ये हमारा जो रेपो रेट है, आरबीआई इसे बढ़ा देता और 5.25% की जगह सपोज 6% कर देता। मार्केट के अंदर मनी सप्लाई घटती और मनी डिमांड अगर यथास्थिर रहती, इसके घटने की वजह से मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता। ये हमारे दोनों चीजों यानी प्राइवेट इफेक्टिव कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को भी घटा देता, उसकी ग्रोथ रेट जो 7.7% चल रही उसे घटा देता, इन्वेस्टमेंट जिसके कारण हमारा पूंजी निर्माण की दर 8.1% चल रही है उसे भी ये घटा देता। अगर ये दोनों चीजें घटती, आप ये समझिए, अगर ये दोनों चीजें घटती तो मार्केट के अंदर प्रॉफिट पॉसिबिलिटी घट जाती। उसकी वजह से एक तरफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती, दूसरी तरफ प्रॉफिट पॉसिबिलिटी घट जाती, तो निजी क्षेत्र का निवेश हतोत्साहित होता। अगर हम इसे आईपी बोले, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कम होना, इसकी वजह से बढ़ने की वजह से इसे हम कहते हैं क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट इसका इफेक्ट ओवरऑल इकोनॉमी पे क्या बढ़ता, हमारा जीडीपी की ग्रोथ रेट और तेजी से घट गई। ये समझने वाला बिंदु था कि भाई आखिर क्राउडिंग आउट कैसे हुआ। अगर मॉनेटरी पॉलिसी में मॉनेटरी पॉलिसी नॉर्म्स वही रखे और इसकी हम कीमत भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। भारत सरकार ने पेट्रोल की कीमतों को लगभग स्थिर बनाए रखा। अगर हम दूसरे देशों से तुलना करें तो ऐसे आपको दिखाई देगा 6 रुपया आपका सीएनजी पे भी बढ़ा है, पेट्रोल पे भी बढ़ा है, डीजल पे भी कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से विश्व के अन्य देशों की तुलना में फ्यूल प्राइसेस को कम बढ़ाया। और ये एक्सपेक्टेशंस है, जैसे कि आरबीआई ने कहा कि फ्यूल प्राइसेस बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन रेट 5.1% पर रहने की संभावना है, और ऐसी स्थिति में वो अपर लिमिट पे है हमारी, हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार अपनी सब्सिडी पॉलिसी के थ्रू पेट्रोल की कीमतों को यथास्थिर रखती है, तो इकोनॉमी में जो डेवलपमेंट ग्रोथ का पेस बना हुआ है, एक प्रवाह बना हुआ है, वो यथास्थिर बना रहेगा। इस विषय को आप इस तरह से समझ सकते हैं स्टूडेंट। यानी हमारा कृषि, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सेवा सेक्टर अगर उसी दशा से गति करता रहे तो 2026-27 का वित्तीय वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वैश्विक जो उच्चावचन आ रहे हैं, विश्व के अंदर जो एक लड़ाई चल रही है, जंग चल रही है अमेरिका और रशिया की, इसकी ईरान की, इधर रशिया और यूक्रेन की, उधर इजराइल और लेबनान की, इस तरह का जो एक युद्ध जैसी स्थिति बहुत भयानक रूप से फैल रही हुई है,
पूरी विश्व की सप्लाई चेन बुरी तरह से बाधित है, उन स्थिति में भी भारतीय अर्थव्यवस्था को इतना स्मूथ नहीं निकाल ले जाना। और इसी से जोड़िए आप अंतरराष्ट्रीय संबंधों को। आज डोनाल्ड आपके व्लादिमीर पुतिन के स्टेटमेंट है कि मैं भारत और चाइना के रिलेशन, भारत और अमेरिका के रिलेशन जिस तरह से चल रहे मेरे लिए कोई बाधा नहीं। भारत रशिया के रिलेशन वो हमारा परंपरागत मित्र है, वैसे के वैसे ही बने रहेंगे। यानी विश्व की अगर हम चार शक्तियों पे विचार करें, एक तरफ भारत, अमेरिका, चाइना और रशिया, इनके अपने अपने पॉलिटिकल रिलेशन मजबूती से बने हुए हैं। तो और भारत उन परिस्थितियों में विश्व के छोटे छोटे देशों के साथ अपने व्यापार संबंध विकसित कर रहा है। किसी एक राष्ट्र की यानी अमेरिका की मोनोपोली को तोड़ने के साथ साथ एक वो ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है और इतना व्यवस्थित ढंग से बढ़ रहा है कि कोई भी कंट्री अपनी टैरिफ पॉलिसी के माध्यम से विश्व की अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद न कर सके। ये अपने आप में एक बड़ा भारी कदम है जो हमें आज भी बचाए हुए है। उस संदर्भ में आपको मॉनेटरी पॉलिसी के डिक्लेरेशन को देखना चाहिए। उस संदर्भ में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की जो ग्रोथ रेट के डाटा दिए हैं 2025-26 के, उन्हें देखना चाहिए। उसी संदर्भ में अपने विदेशी विनिमय को देखना चाहिए। यह मैं मानता हूं कि हमारे रुपए का अवमूल्यन हुआ, उसके पीछे विदेशी निवेश का आउटफ्लो ज्यादा था क्योंकि अंतरराष्ट्रीय अनस्टेबिलिटी थी। अब धीरे धीरे स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो फिर वो इनफ्लो में बढ़ेगा और देश की इकोनॉमी फिर से बेहतर रूप से ग्रो करेगी। ऐसा बढ़िया सिनेरियो जो विषम परिस्थितियों में भी बनाए हुए हैं, अगर विश्व की सम परिस्थितियां होंगी तो निश्चित रूप से भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बेहतरीन अर्थव्यवस्थाओं में होगी। और जिस तरह से हमने पूंजीगत व्यय को तेजी से बढ़ाया वो सकारात्मक रिजल्ट देगा, ऐसा मानते हुए आपको आगे सोचना चाहिए। ये जो मेरा आज का लेक्चर था हिंदी मीडियम में मैंने बनाया ताकि आपके जो कुछ बच्चे हमारे हिंदी मीडियम के भी हैं वो भी समझ सके। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।